और गुड मॉर्निंग। तो एयर ब्रेक सिस्टम में कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग करके मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है। किसका प्रयोग करके? न्यूमेटिक प्रेशर का। तो न्यूमेटिक प्रेशर के लिए ज़रूरी कंपोनेंट मैंने पूरा पिछला वीडियो में भी, पिछली क्लास में तुम्हें सब बताया कि जो सबसे पहला कंपोनेंट है जो कि हवा को कंप्रेस करके कंप्रेसर रिजर्वॉयर में भेज रहा आगे। तो हवा को कंप्रेस करने वाला कंपोनेंट है एयर कंप्रेसर। ये ट्विन सिलेंडर भी हो सकता है, ये सिंगल सिलेंडर भी हो सकता है। सिंगल सिलेंडर में ये सिलेंडर बोर है जिसके अंदर पिस्टन चल रहा है। ये पिस्टन है, उसमें रिंग लगे हुए हैं, पिस्टन रिंग फॉर द सीलिंग एंड फॉर सक्शन। ये कनेक्टिंग रॉड है जो कि नीचे लगी है ये क्रैंक शाफ्ट के साथ। क्रैंक शाफ्ट के इस फ्रंट एंड में यहाँ पर पुली लगी भी हो सकती है, यहाँ पर गियर लगा हुआ भी हो सकता है। पुरानी गाड़ियों में यहाँ पर पुली लगी रहती थी और पुली से फिर इंजन की पुली से ही ड्राइव ली जाती थी, बेल्ट के थ्रू ये एयर कंप्रेसर चलता था। आजकल यहाँ पर गियर लगते हैं और वो दूसरे गियर के साथ इंजन के क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट की गियर के साथ वो ड्राइव ले सकता है वोल्वो के इंजन में। वोल्वो आइशर में जो बड़े इंजन हैं उनमें यह कैम शाफ्ट से ड्राइव ले रहा है और यहाँ पर भी गियर है और कैम शाफ्ट का गियर है। तो चाहे ये सिंगल सिलेंडर हो चाहे ये ट्विन सिलेंडर हो, ये एयर कूल्ड भी हो सकता है, ये वाटर कूल्ड भी हो सकता है। वाटर कूल्ड में इंजन का ही कूलेंट, ये इनलेट पोर्ट फॉर कूलेंट, इधर से अंदर आकर ये वाटर जैकेट्स बनाई हुई हैं ताकि इसके सिलेंडर हेड को ठंडा रखा जा सके। जब कंप्रेशन हो रहा है तो उस समय तापमान काफ़ी बढ़ रहा है, उस हीट को डेसिपेट करने के लिए, क्योंकि इंजन कंपार्टमेंट में है तो इंजन की हीट भी इसको इफ़ेक्ट कर रही है। इंजन की हीट भी यहाँ आ रही है और हवा और ज़्यादा गर्म हो जा रही है। तो जब हवा ज़्यादा गर्म होगी फिर क्या होगा? क्या होता है जब हवा ज़्यादा गर्म होती है? तो अच्छा होता है, वो ड्राई हो जाती है, पर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, आयतन उसका बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसको गर्मी से बचाने के लिए इसमें ये कूलेंट भी आ सकता है और ये एयर कूल्ड भी हो सकते हैं। एयर कूल्ड होंगे तो उनमें इस तरह से फिन्स होंगी जैसे मोटरसाइकिल के इंजनों में ऐड में होती हैं। समझ में आ रही बात? तो इसके अंदर ये सिलेंडर बोर है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है और ये चल रही है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट के आगे लगा हुआ है गियर या पुली। गियर मान लो, गियर से इसने ड्राइव लिया, क्रैंक शाफ्ट रोटेशनल मूवमेंट में रोटेशनल मोशन कर रही है और क्रैंक है क्योंकि इसलिए जो ये घूम रही है तो इसके साथ लगे हुए पिस्टन जो हैं वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहे हैं, यानी वो सरल आवर्त गति कर रहे हैं पिस्टन में। जब 180 डिग्री क्रैंक घूम रही है तो ये पिस्टन बीडीसी पर आ जा रहा है और फर्दर 180 डिग्री फिर घूम रही है तो ये पिस्टन फिर से टीडीसी पर चला जा रहा है, यानी 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन। एक स्ट्रोक तुम्हारे क्रैंक रोटेशन का 180 डिग्री में कंप्लीट हो जाए। तो जब ये पिस्टन नीचे को आ रहा है, ये ट्विन पिस्टन इसलिए रखे गए हैं ताकि जल्दी से जल्दी कंप्रेस्ड एयर बन जाए और सिस्टम में किसी भी तरह का फेलियर ना हो। एयर ब्रेक्स हैं, एयर सस्पेंशन है, एयर के द्वारा ही ड्राइविंग सीट और अन्य सीटें एडजस्ट हो रही हैं, एयर के द्वारा ही एग्जॉस्ट ब्रेक भी एक्चुएट हो रही है, क्लच भी, पावर क्लच भी एक्चुएशन एयर के, कंप्रेस्ड एयर के द्वारा ही हो रहा है। तो मच एयर इज रिक्वायर्ड इन मॉडर्न ऑटोमोबाइल, नॉट ओनली फॉर ब्रेक सिस्टम के अलावा सस्पेंशन सिस्टम और अदर सेफ्टी सिस्टम के लिए भी कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी गाड़ियों में हवा भरने के लिए भी, खुद के टायरों में हवा भरने के लिए भी इसी कंप्रेस्ड एयर की ज़रूरत है। तो कंप्रेस्ड एयर बनेगी कहाँ से?
तो जो कंप्रेस्ड एयर को बनाने वाला पहला कंपोनेंट है दैट इज एयर कंप्रेसर। इतनी बात समझ में आ गई। इसकी कार्यप्रणाली उसी तरह से जैसे इंजन में स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक में इसने फ़र्क क्या है कि जब ये नीचे को आ रहा है तो इसके अंदर एक सक्शन पैदा हो रही है जिस वजह से एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की हवा इसके सिलेंडर के अंदर आ रही है। कब तक? जब तक कि यह पिस्टन बॉटम डेड सेंटर में ना पहुंच रहा है। जैसे ये बॉटम डेड सेंटर में पहुंचा तो इनलेट वाल्व बंद हो रहा है। ये जो है ये इनलेट वाल्व है, ये नीचे की तरफ को खुल रहा है सक्शन के प्रभाव से। जब ये नीचे को खुल रहा है तो हवा के अंदर घुसने का रास्ता खुल जा रहा है। वाल्व क्या है? वाल्व्स आर लाइक ए गेट, गेट है वो, दरवाज़ा जैसे खुल रहा है। इसी तरह से जब वाल्व खुल रहा है तो हवा अंदर जा रही, वाल्व बंद हो गया तो हवा बंद हो गई। तो ये इनलेट वाल्व है और ये डिलीवरी वाल्व है। ये है इनलेट वाल्व और ये है डिलीवरी वाल्व। यहाँ से ये पैसेज बना हुआ है, ट्विन सिलेंडर है, दोनों के डिलीवरी वाल्व एडजेसेंट है, नज़दीक नज़दीक हैं। तो इस यहाँ से जो भी हवा कंप्रेस हुई ये सक्शन कर रहा है और ये कंप्रेशन में इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। और एट द एंड ऑफ कंप्रेशन जब वो TDC पर पहुँचता है, टॉप डेड सेंटर पर, तो ये कंप्रेस्ड एयर इस डिलीवरी वाल्व के रास्ते डिलीवरी पोर्ट में और उसके बाद सीधे आगे सेंसिंग टैंक में चली जा रही है। यानी सेंसिंग टैंक से फिर आगे सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व, सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व से फिर वो सर्विस टैंक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यानी एक एयर ब्रेक वाले वाहन में जिसमें डुअल सर्किट ब्रेक लगा हुआ है, वन फॉर फ्रंट एंड अनदर सर्किट फॉर द रियर। यहाँ ट्रक्स एंड बसेज में जो प्राइमरी सर्किट है वह, जिनमें भी ड्यूअल सर्किट ब्रेक्स हैं, जिस भी वाहन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये ट्रक्स एंड बसेज में हैवी व्हीकल्स में यूज हो रहा है। तो हैवी व्हीकल्स में लोड कहाँ होता है? हैवी व्हीकल्स में लोड कहाँ होता है? जोर से बोलो, कहाँ होता है? हैवी व्हीकल्स में लोड पीछे ज़्यादा होता है और कारों में, इसलिए कारों को आगे फ्रंट ब्रेक के लिए ज़्यादा ब्रेक फोर्स की आवश्यकता होती है, जबकि ट्रकों को पीछे, उनमें लोड है पीछे। तो जहाँ लोड ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा ब्रेक फोर्स की आवश्यकता होगी। इसलिए पिछले ब्रेक प्राइमरी सर्किट के साथ जुड़े हैं और फ्रंट वाले ब्रेक, क्योंकि वो दो ही ब्रेक हैं, लोड भी कम है, अपेक्षाकृत कम ब्रेक फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल विद इन अ मिनिमम डिस्टेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पर कम से कम दूरी पर वाहन को रोकने के लिए अगले ब्रेकों को कम ब्रेक फोर्स की आवश्यकता है बजाय कि पिछले ब्रेकों के। पीछे लोड ज़्यादा है, इनर्शिया फोर्सेस भी आगे को धकेल रहे हैं उसको, इसलिए प्राइमरी सर्किट है पीछे वाला और सेकेंडरी सर्किट है आगे वाला। इन दोनों सर्किट्स बढ़िया तरीके से काम कर सकें, एक सर्किट अगर फेल भी हो जाए तो दूसरा सर्किट काम करे, इसकी व्यवस्था इसमें की जाती है। ब्रेक लगना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है ब्रेक टाइम पर पैडल से पैर हटाते ही ब्रेक शू वहाँ से हट जाने चाहिए, वापस अपनी जगह पर आ जाने चाहिए, ब्रेक रिलीज हो जाने चाहिए। अन्यथा जो ब्रेक ड्रैगिंग होगी, जो व्हील ड्रैग करेगा, ब्रेक अगर पकड़ लेगा तो फिर वाहन का चलना मुश्किल होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि पूरा सिस्टम फेल सेफ हो, लीक प्रूफ हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए आगे आने पर जब सिस्टम चलेगा तो फिर आगे सर्विस टिप्स हैं। तो इसके पार्ट से समझ में आए। इनलेट पोर्ट, जिस रास्ते से हवा आती है। इनलेट वाल्व, जो अंदर जाने वाली हवा को रास्ता दे रहा है। कंप्रेशन में इनलेट वाल्व बंद हो गया, डिलीवरी वाल्व भी बंद है। पर जब अंदर काफ़ी कंप्रेशन के कारण दाब ज़्यादा हो गया तब ये डिलीवरी वाल्व खुले और इस रास्ते से हवा डिलीवरी पोर्ट और उसके बाद पाइप के रास्ते से सीधे टैंक को चली गई।
पर ये हवा जब वायुमंडल से अंदर आ रही है तो यह साफ होनी चाहिए। वायुमंडल की हवा में नमी के साथ साथ धूल और गंदगी होती है, तो उस गंदगी को साफ करने के लिए यह इनलेट पैसेज में ही, इनलेट पोर्ट में ही एक इसका एयर फिल्टर होता है। यह एयर फिल्टर हमेशा साफ होना चाहिए। जो एयर फिल्टर अंदर जाने वाली हवा को छान रहा है, उसमें से गंदगी को अलग कर रहा है, वो हमेशा साफ होना चाहिए। अंदर जाती हुई हवा के मार्ग में किसी भी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। यदि ये एयर फिल्टर जो इसके इनलेट सिस्टम में लगा है ये ब्लॉक हो जाएगा, क्लॉग्ड हो जाएगा, तो हवा तो अंदर आएगी नहीं, पर इस पिस्टन के नीचे जाने के कारण जो सक्शन हो रही है, उस कारण से जो ये इंजन ऑयल इसके अंदर आ रहा है, ये क्रैंक जर्नल को लुब्रिकेट करने के लिए, इस गजन पिन को लुब्रिकेट करने के लिए, कनेक्टिंग रॉड के साथ पिस्टन कैसे फिट होता है? किसके द्वारा फिट होता है? तो उस गजन पिन को लुब्रिकेट करने के लिए जरूरी है कि यहां पर इंजन ऑयल आना चाहिए। ये इंजन ऑयल आ रहा है सीधे से, जो ऑयल पंप लगा हुआ लुब्रिकेशन सिस्टम में इंजन का, वो ही इसको सप्लाई कर रहा है कंटिन्यूअस। जो भी ऑयल इसके अंदर आ रहा है वो इसे लुब्रिकेट करने के बाद ये ड्रेन पैसेज के रास्ते बाहर निकल जा रहा है। ये ड्रेन पैसेज है, ये सीधे इंजन को चला जा रहा है। पर जब इसके अंदर सक्शन बनी हुई है, हवा आ नहीं रही है, एयर फिल्टर इसका चौक है, तो इस कारण से ये इंजन ऑयल कंप्रेसर पिस्टन के ऊपर आकर सिस्टम में जाके वहाँ पर एयर ड्रायर को भी ख़राब करेगा और आगे जाकर सिस्टम में पूरा कंटेमिनेट हो जाएगा, पूरे सिस्टम को फेल करेगा। इसलिए टाइम टाइम पर इसके एयर फिल्टर को साफ़ करना चाहिए। इसके द्वारा बनाई हुई जो हवा है, जो सक्शन स्ट्रोक में अंदर आई है, वह कंप्रेस होकर कंप्रेशन के टाइम पर ये डिलीवरी पोर्ट से सीधे सिस्टम को चली गई। पर जब सिस्टम में कट ऑफ प्रेशर बन गया, मान लिया वो 10 बार का है, 10 से 12 बार का ये सिस्टम प्रेशर है, तब इस कंप्रेसर के ऊपर दबाव पड़ रहा। इसको रिलीफ करने के लिए लगाया जाता है एयर कंप्रेसर के साथ ही एक गवर्नर, जो कि इसकी सेफ्टी करता है उस समय, ताकि इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव ना हो और ये फ्री आइडलिंग करता रहे और हवा आगे कंप्रेस्ड एयर आगे ना जाए। इसके अलावा भी इस गवर्नर का फ़ायदा है कि यह गवर्नर ही है जो एयर ड्रायर का पर्ज साइकिल को कंप्लीट करता है, जिससे एयर ड्रायर रिचार्ज हो जाता है और एयर ड्रायर के नीचे संप में पड़ी हुई सारी गंदगी वायुमंडल में विलीन हो जाती है। वो गवर्नर इसके साथ ही लगा रहता है। जैसे ही सिस्टम में इतना प्रेशर हो जाता है तो सेंसिंग टैंक से आगे जो सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व है उसका रास्ता बंद हो गया। अब सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व में कोई हवा नहीं जाती है, पर कंप्रेसर बना रहा है, सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व का रास्ता बंद है। इसके लिए क्या किया है कि वो सेंसिंग टैंक से हवा सीधे गवर्नर के इनलेट पोर्ट में आ जाती है। वहाँ जब प्रेशर इतना ज़्यादा है तो उस पर लगा हुआ एक पिस्टन है, कंट्रोल पिस्टन, उसके नीचे जब दबाव पड़ता है तो वो उस पिस्टन को ऊपर उठा देती है। ये इस तरह से एक असेंबली है, एक बॉडी है, इसके अंदर स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बीच में एक पिस्टन है, यहाँ नीचे इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व हैं,
ये प्रेशर सेटिंग स्क्रू है, इसको फिट करके रखा है, सेट करके रखा है 10 से 12 बार। जो भी सिस्टम है, जिस भी तरह का सिस्टम है, ये वेबको का अलग हो सकता है, बेंडिक्स का अलग हो सकता है, अदर जो OEM हैं ब्रेक कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरर, और वाहन के हिसाब से उसका व्हील बेस कितना है, उसमें कितने एक्सल्स हैं, हाउ मच एयर रिक्वायर्ड, हाउ मच ब्रेक फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर व्हीकल, ये सब अलग अलग होता है। हो सकता है इन कंपोनेंट्स को, मैंने पहले ही बोल रहा हूँ, ये एयर कूल्ड भी हो सकता है, ये वाटर कूल्ड भी हो सकता है, सिंगल सिलेंडर वाला भी हो सकता है, ये ट्विन सिलेंडर वाला भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वाहन किस टाइप का है। तो ये जो गवर्नर में वापस एयर टैंक से जो हवा आई है, सेंसिंग टैंक से, वो इस पिस्टन को ऊपर दबाते हुए इस रास्ते से बाहर निकलती है। यही है वो रास्ता फिर ये कंप्रेसर कंट्रोल पैसेज के रास्ते से इसके अंदर घुस रही है। यहाँ से वो 10 से 12 बार के प्रेशर के साथ अंदर घुस रही है, और ये इस पिस्टन को, कंट्रोल पिस्टन को नीचे की तरफ दबा रही है, और दबा के ये इसने क्या किया, ये इनलेट वाल्वों को खोल दिया। अब इसके इनलेट वाल्व खुल गए हैं, तो जो भी इसमें सक्शन के टाइम पर हवा आई, वो कंप्रेशन के टाइम पर वही हवा निकल गई। यहाँ 2 हैं, तो वो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में, दूसरे सिलेंडर से इस सिलेंडर में यहीं भटक रही है। ये आइडलिंग कर रहा खाली, आगे कोई हवा नहीं जा रही है। जो हवा ने एक रास्ते से इसको बंद कर दिया, यहाँ से एक दूसरा और पोर्ट है जो कि जा रहा है सीधे पर्ज कंट्रोल वाल्व के पिस्टन को चला रहा है वो, और वहाँ पर्ज कंट्रोल वाला वाल्व काम कर रहा है, और जो पर्ज टैंक के नीचे लगा हुआ, जमा हुआ सारी कंटेमिनेशन हुआ है, जो कुछ भी गंदगी, वो सब वायुमंडल में विलीन हो जा रही है। इस तरह से एयर गवर्नर जो है वो इस सारे सिस्टम को, एयर कंप्रेसर को कंट्रोल कर रहा है, और साथ ही पर्ज साइकिल को भी नियमित कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो इट्स इनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे।